हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं फेसबुक लाइव में मोहम्मद आमिर खान साहब को यहाँ पे मैंने दावत दी है और आज हम तकरीबन 40-45 मिनट मोहम्मद आमिर खान साहब से बात करेंगे। आमिर साहब की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक भी है, लेकिन उन्होंने इस दर्द भरी जिंदगी से निकल कर उबर कर उन्होंने बहुत सारी रोशनी और खुशियां भी सजोने के लिए वो काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं मोहम्मद आमिर खान साहब को, जिनका ताल्लुक पुरानी दिल्ली से है। लेकिन जिस उम्र में बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उस जमाने में इनको झूठे मुकदमे में इनको गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया और ये 14 साल तक जेल में रहे और 14 साल के बाद इन्होंने अपनी बेगुनाही साबित की और फिर उसके बाद से जब ये जेल से निकले तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रिहेबिलिटेशन के लिए और इन जैसे जो बेगुनाह लोग जेल में कैद हैं उनके लिए लीगल, उनके लिए कानूनी मदद कर रहे हैं, उनके फलाह और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। और अभी मोहम्मद आमिर खान साहब बहुत ही बड़े जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर हर्ष मंदर जी के साथ जुड़े हुए हैं और आमिर भाई ने बताया कि अभी एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं और जो हर्ष मंदर साहब की जो तंजीम है उसका नाम है अमन बिरादरी ट्रस्ट, जो कि दिल्ली में काम करता है। और जब मैंने पूछा आमिर भाई से कि आप वहां पे अभी क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि इस ट्रस्ट के जरिए जो उनका काम है वो ये है कि 18 साल से कम उम्र के जो नौजवान लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल के अंदर में कैद कर दिया गया है और उनकी खुशियों का गला घोटा जा रहा है, उन लोगों तक पहुंचना, उनके केस को समझना, उनको लीगल एड देना और फिर उनको हर तरह से उनकी तालीम और शिक्षा के लिए काम करना, उनके सोशल वर्क के लिए काम करना और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने जो आज की जो गुफ्तगू है उसका उन्वान और शीर्षक रखा है कि अब मासूमों की जिंदगी बर्बाद न हो, क्योंकि आमिर साहब से ही हम लोगों ने सीखा है कि अंधेरे में रोशनी तलाश करने की जरूरत है। और एक जो इस प्रोग्राम का और इस गुफ्तगू का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, जो अभी उसका पस मंजर है, वो ये है कि आमिर साहब की जो किताब है, ये आप लोगों ने देखी है, मेरे पास पड़ी हुई है। ये किताब आप देख लीजिए, ये किताब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसका नाम है फ्रेम्ड एज टेररिस्ट, जिसको अमेजन ने छापा है, सॉरी इसको पेंगुइन ने छापा है जी। और स्पीकिंग ये टाइगर्स ने स्पीकिंग टाइगर्स ने माफ पब्लिश कीजिए, किया है। इसको स्पीकिंग टाइगर्स ने छापा है और ये किताब ऑनलाइन मौजूद है। अगर जो लोग भी चाहें तो गूगल पे, अमेजन पे जाके इसे ले सकते हैं। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आमिर भाई को लगातार फोन आते हैं कि किताब कहाँ मिलेगी, तो हमने सोचा इस बात की वजाहत कर देनी चाहिए। तो ये किताब छपे हुए 5 साल हो गए, यानी 5 बरस के बाद भी ये किताब फिर से छप रही है। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है इस किताब की अहमियत क्या है। और इस किताब के अंदर में इन्होंने इनके साथ जो कुछ भी गुजरा, किस तरह से एक दिन इनको पुराने दिल्ली से इनको फंसा लिया गया, एक ट्रैप किया गया इनको और उनकी पूरी जिंदगी जो है बर्बाद कर दी गई, ये बिल्कुल इन्हीं की लफ्जों में, इन्हीं के अल्फाज में ये किताब है, एक दस्तावेजी शक्ल अख्तियार कर चुकी है। और ये किताब अगर एक तरह से कहें तो एक मैनिफेस्टो है, एक दर्द की कहानी है, एक फ्यूचर के बारे में है, जो कि हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को, खासकर जिनका ताल्लुक माइनॉरिटी, दलित और पिछड़े कम्युनिटी से हैं, उनको स्टेट जो है वो उनको जेल के अंदर में कैद कर रखा है। आजकल मैं पॉलिटिकल साइंस भी, मैं आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ और वहां पे एक डिबेट आती है कि स्टेट की सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल की ज्यादा सिक्योरिटी, इंसान की जान की ज्यादा कीमत है या राज्य की जान की ज्यादा कीमत है। तो हम जैसे लोग समझते हैं कि इंसान की जिंदगी की कीमत ज्यादा है और स्टेट का काम इंसान के फलाह और बहबूद के लिए है। लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग समझते हैं कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है राज्य को बचाने के लिए। तो आमिर भाई, नमस्ते, आदाब, सलाम।
आपने मतलब इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए 30, 35, 40 मिनट आपने हमारे लिए आज बचाया और इतने कम वक्फे पे आप तैयार हो गए। आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल और शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय साहब, आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर बात करने का। जैसे कि आपने बताया 5 साल किताब मेरी जिंदगी की जो है वो आए हुए हो चुके हैं, पूरे हुए हैं इसी फरवरी में कुछ दिन पहले। और बताना चाहूंगा मैं आप सभी को कि ये पहला जो पब्लिश्ड हुआ वो स्पीकिंग टाइगर्स पब्लिशर के माध्यम से हुआ, और इस किताब को साथ में लिखा है, और जिसकी मेन भूमिका है इस किताब को लिखने में, जो पूरा श्रेय मैं समझता हूँ वो जाता है मिस एडवोकेट नंदिता हक्सर, जो कि इस किताब की असल राइटर हैं देखा जाए। और मैं तो बहुत छोटा सा रोल मेरा इसमें रहा है, और बहुत खूबसूरती से उन्हें नंदिता हक्सर ने इस किताब को लिखा है, तो शुक्रिया उनको। इसके बाद ये 4 ज़बानों में भी उपलब्ध हो चुकी है अभी तक, मराठी में, कन्नड़ा में, तमिल में और बंगला में, इंग्लिश के अलावा आ चुकी है। तो अभी ये 5 ज़बानों में है। मैंने आज हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वक्त की कमी है, आधा पौना घंटा लगभग हमारा मैं आपके साथ होऊंगा, तो हो सकता है काफी बातें कवर ना हो सकें, हो सकता है कई सवाल हों आप सबके जो कि मैं ना दे पाऊं, लेकिन इस किताब के अंदर आपको मौका मिले तो गुजारिश करूंगा किताब पढ़िए, और आपको उम्मीद है किताब अच्छी लगेगी। उसमें कई सवाल हैं, कई जवाब हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगा आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं अभय साहब। थैंक यू। अभय साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। जी, माफ कीजिए। आमिर भाई, बहुत सारे लोग होंगे, कुछ हो सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा करीब से नहीं जानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बात बताइए उनको कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे पुरानी दिल्ली में तो मैंने आपको बताया ही था, पुरानी दिल्ली में कहाँ आप रहते थे, आपके वालिद साहब क्या करते थे, आप कहाँ तक आपने पढ़ाई की, और फिर आपके साथ ये जो नाइंसाफी हुई वो कैसे हुई, इसको मुख्तसर तौर पे आप बता दीजिए। फिर आगे आप क्या लोगों को, मासूमों के लिए जो 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 कैद किए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, उस पे हम ज्यादा सवाल लेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों के भी सवाल हों तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं चाहता हूं कि आपके सवाल जो हैं वो ज्यादातर मैं आमिर साहब से पूछूं। मैं सिर्फ एक कड़ी के तौर पे काम कर रहा हूं। तो आमिर साहब, आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए और कैसे आपके साथ ये नाइंसाफी हुई, इसके बारे में भी थोड़ा तफसील से बताइए। चूंकि आज का प्रोग्राम का पस मंजर वो ये किताब है जिसका नाम है फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट, और इसके शुरू में मैंने आप चैप्टर देखेंगे तो शुरुआत ही मेरे बचपने से हुई है कि ग्रोइंग अप इन दिल्ली 6, कई चैप्टर हैं लेकिन शुरुआत वहां से हुई है। तो मैं सिर्फ मुख्तसर यहाँ पर बता पाऊंगा, बाकी अगर हमारे साथी कुछ जानना चाहते हो तो वो किताब के माध्यम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, और मैं पुरानी दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा चांदनी चौक एरिया में, जिसे शाहजहानाबाद के नाम से, वर्ल्ड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन अब क्योंकि कुछ सालों में देखा जा रहा है कमर्शियल एरिया हो गया है, तो उसकी वो जो पहचान थी, एक शान थी, वो कहीं न कहीं मधुबन हो गई है। बात शुरू करते हैं मेरे ख्याल से उसी रात से, उस काली रात से जिसने मेरी जिंदगी, मेरे परिवार की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। 20 फरवरी 1998 की रात लगभग 9, साढ़े 9 बजे मैं निकलता हूँ मेडिसिन लेने के लिए, और एक सुनसान रोड पर
क्योंकि फरवरी का महीना था, इत्तेफाक है ये भी फरवरी का महीना है और आज 27 तारीख है। तो कई लिहाज से ये महीना और ये तारीख मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सर्दियों में अक्सर जो है दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, और चूंकि कमर्शियल एरिया है तो सदर बाजार, चांदनी चौक के जो एरिया हैं वो लगभग 7 बजे तक, 8 बजे तक सुनसान होने लगते हैं, दुकानें बंद होने लगती हैं, होलसेल मार्केट की खासकर। जिस रोड पर मैं चल रहा था, और लगभग उस वक्त मेरी 18 साल की उम्र थी, तो 9 साढ़े 9 बजे का समय था, और इतनी चमकती तमकती दुनिया भी दिल्ली उस वक्त नहीं होती थी। आज से ये जो मैं आपको अपना आप बीती में बयां कर रहा हूँ, वो लगभग उसको 22-23 साल हो चुके हैं। 22-23 साल पुरानी कहानी आपके सामने, हकीकी कहानी आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। तो 22-23 साल पहले इतनी चमकती तमकती दिल्ली नहीं थी, और स्ट्रीट लाइटें भी कहीं होती थी, कहीं नहीं होती थी, जहाँ होती थी कुछ चल रही होती थी, कुछ नहीं चलती थी। थोड़ा सड़क अंधेरे में डूबी होती थी, कुछ रोशनी में डूबी होती थी। खैर मैं एक पुरानी दिल्ली एरिया में ही एक रोड का नाम है बहादुरगढ़ रोड, उस रोड पर मैं चल रहा था और सुनसान रोड था। मुझको अचानक जो है अपने आगे एक गाड़ी रेंगती हुई दिखाई दी, व्हाइट कलर की जिप्सी, और कुछ समय के लिए मेरा नजर उस जिप्सी के ऊपर पड़ी, और वो इस वजह से रुक गई मेरी नजर, और समझ थोड़ा सा फोकस हुआ कि अक्सर गाड़ियां खाली रोड पर बहुत तेजी से गुजर जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी बहुत धीमे धीमे आगे रेंग रही थी, और जैसे ही मैं उसके नजदीक क्रॉस करने के लिए बढ़ता हूँ तो मुझको पीछे से धक्का दिया, मारा जाता है, और मेरे हाथ आगे की तरफ बढ़ते हैं, और मेरे हाथों को पकड़कर कुछ लोग गाड़ी के अंदर जो बैठे होते हैं वो खींच के अपने पाँवों के अंदर गाड़ी के फर्श पर और अपने पाँवों को नीचे बिठा देते हैं, और मेरे फौरन हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, मेरे आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, और ये सब कहने में मुझको समय लगा, लेकिन बहुत सेकंडों में ये काम हुआ। मैं भी नहीं समझ पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है अचानक। फिर भी हिम्मत करके मैंने उनसे सवाल किया कि आप मेरा अपहरण क्यों करना चाह रहे हैं, आपको क्या मिलेगा। वो इस वजह से अपहरण का वर्ड इस्तेमाल किया कि उस उम्र तक मैंने या तो फिल्मों में या किसी दूसरे माध्यम से यही सुना था कि जब किसी का अपहरण होता है वो दो ही कारणों से होता है, या तो वो बहुत रिच हो, मालदार हो, पैसे वाला हो, तो पैसा लेने के लिए अपहरण किया जाता है, या फिर कोई खानदानी किसी से दुश्मनी हो। और इत्तेफाक से ये दोनों ही चीजें मेरे ऊपर लागू नहीं होती थी। मैं बहुत ज्यादा अमीर घराने से नहीं था, और ना ही मेरे घर परिवार या खानदान में किसी तरह की कोई रंजिश, इस तरह की इतनी गहरी दुश्मनी थी कि मुझे किडनैप किया जाता। तो ये सोच थी, और इसी वजह से मैंने उनसे हिम्मत करके सवाल किया कि आप मेरा अपहरण क्यों करना चाहते हैं। तो अपहरणकर्ताओं में से किसी एक की बड़ी भारी सी आवाज आई कि तू चल, हम तुझे बताएंगे हमें क्या मिला। तो और उसी के साथ मेरे मुंह पर भी पट्टी बांध दी गई। जो मुझको गाड़ी में जब मुझको पटका गया और मैंने देखा अपने आसपास, हल्की सी जो नजर पड़ी तो वो सिविल ड्रेस थी, और ऐसा कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था कि ये किसी सुरक्षाकर्मी हैं या पुलिस वाले हैं। और उस वक्त मैं यही समझा कि ये क्रिमिनल है और इन्होंने मुझको बस अपहरण किया है। फिर 30-40 मिनट ये गाड़ी चलती है और एक अनजान जगह पर रुकती है, और मुझको पकड़ के एक जगह कुछ कदम चलाया जाता है, और फिर जब मेरे आंखों की पट्टी खोली जाती है,
मेरे हाथ और पाँव हाथ की जो है रस्सी खोली जाती है। तो मैं अपने आप को एक छोटे से सेल में पाता हूँ, जहाँ पर 10, 12 या 15 लोग के करीब बड़े लंबे-चौड़े सिविल ड्रेस में घेरे हुए थे। और साथ ही मेरे कपड़े भी शरीर के उतार दिए जाते हैं, पूरी तरह मुझको नंगा कर दिया जाता है और मैं बहुत शर्माता हूँ। अपने आप को ढकने की, प्राइवेट पार्ट्स को ढकने की कोशिश करता हूँ, कपड़े ना उतारने के लिए मैं जद्दोजहद करता हूँ, पर मेरी कुछ नहीं चलती है उनके आगे और वो कपड़े उतार देते हैं। और किसी की भी शक्ल जो मैं देखता था अपहरणकर्ताओं में से, ऐसा नहीं लगता था कि किसी को कुछ मजबूरी या कभी कोई किसी को किसी तरह की परेशानी महसूस हो रही हो। या ऐसा लगता था वो बहुत आदी हैं बिल्कुल और परफेक्ट हैं अपने काम के लिए। फिर एक टॉर्चर का सिलसिला लंबा शुरू होता है और टॉर्चर भी जो समय गुजरता है और वो बढ़ता है, मतलब वो 3rd डिग्री तक जाता है। जिसको कभी फ़िल्मों में हमने देखा था या सुना था, वो मैं अपने ऊपर लागू होता हुआ महसूस कर रहा था। अब भी वो 3rd डिग्री का टॉर्चर का समय जब मैं याद करता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कई दिनों तक मैं मानसिक तौर से काफ़ी उलझा हुआ महसूस करता हूँ। रात को ख्वाब आते हैं, कराहता हूँ मैं, चीखता हूँ। जब मैं जेल से रिहा हुआ आज से लगभग 8 साल पहले, 2012 में मेरे केस आखिरी केस बरी हुआ और मैं रिलीज होकर आया, तो उसके बाद काफ़ी समय तक, लंबे समय तक मुझको जो है मानसिक तौर से खासकर काफ़ी पीड़ा का सामना करना पड़ा। ख्वाब जो है टॉर्चर के आते थे, मैं चीखता था, रोता था और उठ जाया करता था, कोई मुझको मार रहा है, कोई मेरे पीछे भाग रहा है, मैं जेल की सलाखों के पीछे हूँ, बड़ी मोटी ऊँची दीवारों के पीछे हूँ। इसी तरह आज़ाद होने के बाद भी कई तरह से मैं उलझा रहा। खैर, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि अपनी जो किताब मैंने लिखी है फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट, इसमें मैंने डिटेल में जो मेरे साथ पहले दिन घटना घटी उसके बारे में लिखा, पुलिस का किस तरह से मेरे साथ व्यवहार रहा उसके बारे में लिखा है, टॉर्चर के बारे में मैंने लिखा, फिर कोर्ट में पेश किया गया उसके बारे में। तो आप अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन ये मौजूद है किताब, आप चाहें तो उसको ऑर्डर करके पूरी कहानी को मेरी गहराई से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह मुझको 7 दिन इल्लीगल रिमांड पर रखा गया। 20 तारीख से 27 फरवरी को 7वें दिन मुझको कोर्ट में पेश किया गया। तो आज 27 फरवरी 2021 है, इत्तेफाक से, और अभय जी ने मुझको निमंत्रण दिया है। ये इत्तेफाक है कि आज 27 तारीख है, तो महीना और तारीखें कई मैच हो रही हैं। और मेरी जो ये किताब है, ये भी एक इत्तेफाक है कि मेरी किताब फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट 20 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी। तो इसके रिलीज होने की डेट के पीछे भी इत्तेफाक ही है, कोई पहले से सोची समझी तयशुदा कोई प्रोग्राम नहीं था, ये इत्तेफाक था, पब्लिशर ने इस तारीख को पब्लिश किया। और तो ये तारीखें हैं जो कि मैं रिहा हो चुका हूँ, लेकिन उस दौर की तारीखें कहीं ना कहीं आज के जीवन भी मेरे साथ जुड़ती हुई कहीं ना कहीं वो महसूस होती हैं, चलती हैं साथ साथ। खैर, मैं कह रहा था कि 27 फरवरी को मुझको कोर्ट में पेश किया गया और उस दिन भी मेरे ऊपर मालूम नहीं था कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जब मैं 7 दिनों के पुलिस रिमांड पे था, इल्लीगल रिमांड पे था, तो उस वक्त मेरे से कई सादे कागज पर साइन कराए गए थे और मैंने उसको इतनी 18 साल लगभग उम्र थी, मैं टीन एज था, तो इतनी समझ थी कि ये गलत है सादे पेपर पे साइन करना। और मैंने टॉर्चर में और उनके दरमियान इतने समय गुजारने के बावजूद फिर प्रोटेस्ट किया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, और उसका खमियाजा मुझको जो है ये हुआ कि मेरे
हाथ और पाँव के उन्होंने नाखून निकाल दिए और फिर जबरन मेरे से सादे कागज़ पे, बहुत सारे कागज़ पर, दर्जनों कागज़ों पे साइन कराए और उसके बाद उसके ऊपर उस विभाग ने अपनी कहानी और चार्जशीट लिखी और कोर्ट में पेश किया। फिर एक लंबा सिलसिला कोर्ट में अ, जो है हेयरिंग का चला। मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए वो 1996 और 1997 में जो दिल्ली और उसके आसपास ब्लास्ट हुए थे, उसका आरोपी बनाया गया। मेरे ऊपर मेरी उम्र से ज़्यादा केसेस बम ब्लास्ट के, देशद्रोही के डाल दिए गए और एक लंबा फिर सिलसिला ट्रायल का चला। 14 साल मुझको लगे अपनी बेगुनाही को साबित करने में और 2012 को फिर मैं रिलीज़ होकर आया। आखिरी केस मेरा बरी जब हुआ। लेकिन इस दरमियान 14 सालों में मैं मतलब लगभग 18 साल की उम्र में गया था और लगभग जब मैं रिलीज़ होकर आया 2012 में तो 32 साल की उम्र मेरी हो चुकी थी। और दुनिया मेरे लिए 2 तरीके से पूरी तरह बदल चुकी थी। एक मेरी फैमिली के हिसाब से और दूसरा मेरे जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी है, वो उस हिसाब से। फैमिली के इस लिहाज से इस तरह मेरी दुनिया बदली कि जब जेल में जाने से पहले मेरी फैमिली में मेरी मम्मी थी, मेरी पापा जी थे और बहुत खुशहाल हमारा जो है परिवार था और एक आम ज़िंदगी जिस तरह से आम परिवार की गुज़र रही होती है, वो हम उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे थे। और वालिद साहब थे मेरे फ़ादर और उनका छोटा-सा बिज़नेस था। हम उस ज़िंदगी में खुश थे। माँ थी, बहुत अच्छी सेहत में थी। लेकिन जब मैं जेल से रिहा 14 साल के बाद होकर आया तो देखा, ना तो घर में मेरे पिताजी थे क्योंकि मेरे पिताजी का जेल में जाने के 2 साल के बाद ही देहांत हो चुका और उसके बाद फिर मेरी माँ ने न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया और 2010 जब आए, जब मुझको 2010 यानी कि मुझको जब 12 साल हो गए तब मेरी माताजी को भी ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज हो गया और वो बिस्तर पे आ गई। लेकिन खुशकिस्मत हूँ कि 2 साल के बाद ही मैं 2012 में मैं जब रिलीज़ होकर आया तो मैंने घर में उनको पाया एक ज़िंदा लाश की तरह। खुशनसीब इसलिए मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैंने उनको पा लिया, अपने वालिद साहब फादर की तरह उनको खोया नहीं। भले वो एक ज़िंदा लाश की तरह मिली, वो मुँह से कुछ बोल नहीं पाती थी, हाथ से कुछ हिला नहीं पाती थी, लेकिन वो महसूस कर पाईं कि हाँ, उन्होंने जो ज़िंदगी में लड़ाई लड़ी न्याय के लिए कोर्ट कचहरी के माध्यम से, उसको उन्होंने जीता और उनका बेटा आज आज़ाद है। और अभी 4 साल पहले उनका देहांत हो चुका है मेरी माँ का। तो फैमिली जो होती है, जो अभय जी ने कहा था कि जो कोई निर्दोष होता है उसको या उसकी फैमिली को तो किस तरह की परेशानियाँ से गुज़रना पड़ता है। समाज के सामने मैं हमेशा कहता हूँ एक विक्टिम या सर्वाइवर या फिर आरोपी की कहानी तो दुनिया के सामने होती है हमेशा, कि हाय वो परेशान है, किस हाल में जी रहा है, कैसे गुज़ारा कर रहा है, जेल में है, कठिनाइयों में है, बंदिशों में है, पीड़ा में है, लेकिन एक उसका दूसरा रूप भी होता है। तस्वीर का दूसरा रूप होता है उसकी फैमिली। उसकी फैमिली किन हालात में वो सर्वाइव कर रही है, किस तरह से जी रही है, माशरे का, समाज का उनके साथ रवैया कैसा है। वो ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि जेल के अंदर जो है वो तो एक बाउंड्री के अंदर है, लंबी ऊंची दीवारें हैं, सलाखें उसके पीछे है और वो अपनी ज़िंदगी को आगे जैसे तैसे बढ़ा रहा है। लेकिन जो बाहर वाले होते हैं, जो किसी भी प्रिजनर के रिश्तेदार होते हैं, उनको तो दुनिया से सामना करना पड़ता है, हर तरह की आंखों का सामना, हर तरह की बातों का सामना, हर किसी का अलग-अलग व्यवहार
और जब जेल का पीरियड लंबा हो जाता है खासकर, तो दुश्वारियां दोनों के लिए, यानी कि जेल के अंदर जो बंद है वो भी, और जो जेल के बाहर उसके परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनके लिए भी वो बढ़ जाती हैं, बेतहाशा बढ़ जाती हैं। तो मैं बता रहा था कि 2 तरह से मेरी दुनिया बदली जब मैं रिलीज 14 साल के होकर आया। एक फैमिली के पिताजी नहीं थे घर में, माँ बिस्तर पे मुझको मिली, और जो जमा पूंजी थी वो सब खत्म हो चुकी थी, जेवर, प्रॉपर्टी सब खत्म हो चुका था। तो दूसरा था कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि दिल्ली में मेट्रो आ चुकी थी। जब मैं 14 साल बिता के बाहर निकला तो कई चीजें मेरी नहीं थी। मोबाइल फोन उस जमाने में नहीं हुआ करते थे, एटीएम कार्ड नहीं हुआ करते थे, पीवीआर सिनेमा नहीं हुआ करते थे। तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, और मुझको उस दुनिया में नए कदम रखने के बाद काफी दुश्वारी हुई, लेकिन यह है कि मैं लकी हूँ इसलिए कि सिविल सोसाइटी का सपोर्ट रहा, तो मैं अब अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मैं लकी हूँ कि मुझको बहुत अच्छे वकील मिले, और उन्होंने मेरी बेगुनाही को साबित करने में बहुत मेहनत की, और मैं उन्हीं के माध्यम से बाहर आ पाया। मैं इसलिए भी लकी हूँ कि आप अगर गूगल पे जाकर मोहम्मद आमिर खान 14 इयर्स या मेरी किताब का नाम फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट टाइप करते हैं, तो आपको कई आर्टिकल, कई यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह मिल जाएंगी। तो मीडिया का भी एक इसमें रोल रहा अहम, कि मैं जब रिलीज होकर आया तो मैन स्ट्रीम की मीडिया ने मेरे केस को, मेरे अदालत से बरी होने को और मेरी जिंदगी को पॉजिटिवली सामने रखा, और इससे सिविल सोसाइटी को पता चला, और सिविल सोसाइटी मेरे लिए मदद के लिए आगे आई। आज मैं हर्ष मंदर जी की ऑर्गेनाइजेशन में अमन बरादी के अंदर काम कर रहा हूँ। जी, अब मैं चाहता हूँ अगर अभय जी कुछ सवाल हो दर्शकों के या आपके, तो प्लीज। जी 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 जी। सबसे पहले एक कमेंट आया है, मुझे लगता है कि उसको मैं यहाँ पे पढ़ दूं। एक हमारे दोस्त हैं धर्मराज जी, वो आपके साथ एक जेहती का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आमिर साहब आपके साथ बहुत जुल्म किया गया, आपके साथ साथ और आप जैसे निर्दोष लोगों पर जुल्म करने वाले जालिमों को एक न एक दिन जरूर सजा मिलेगी। तो मैं आपकी तरफ से मैं धर्मराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो चीजों को समझ रहे हैं। आमिर साहब, एक और बात, मैं इस तरह के प्रोग्राम को जब मैं करता हूं और इस तरह के डिस्कशन करता हूं, तो मकसद ये नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी मिल जाए और कोई इससे बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी बन जाए। मकसद ये होता है कि जो लोग सही में काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी और उनके कामों को डॉक्यूमेंट करके रखा जाए। और मेरा मकसद हमेशा होता है कि जो लोग हमारे साथ सहमति नहीं जताते हैं उनके साथ हम अपने पैगाम को लेके वहां पे जाएं, और उनसे भी हम कहें, एक बार उनसे गुजारिश करें कि आपकी जो सोच आमिर साहब के बारे में है, जरा उस पर एक बार नजरसानी कीजिए, एक बार दोबारा उनके साथ सोचिए। आप देखिए कि जिस तरह से आपको 1998 में जिस तरह से आपको गिरफ्तार किया गया और 14 साल आप जेल में रहे, तो दो चीजें इसके साथ बहुत ही अहम है। एक ये देखिए कि भारत एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें सिविल लिबर्टी जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि नागरिकों के जीने के अधिकार, बोलने के अधिकार, अपनी बात रखने के अधिकार, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार उनको है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। लेकिन हो क्या रहा है कि सरकार, सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, सरकार एक के बाद एक आवाम के खिलाफ जो बहुत ही काला से काला कानून बनाती आ रही है। जैसे एक जमाने में टाडा था, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985, फिर उसके बाद यूएपीए बना। अब ये सुन रहे हैं कि यूएपीए में कुछ और ऐसे कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं जिससे और भी लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, और जो कानून की जो रूह है, जो आत्मा है, वो ये है कि जब तक किसी के ऊपर इल्जाम साबित नहीं हो जाता तब तक वो बेगुनाह है। क्योंकि मैं कल आपके खिलाफ अगर मैं एफआईआर दर्ज कर दूं तो आप चोर और आप बदमाश नहीं हो जाते हैं। लेकिन हो क्या रहा है
कि पुलिस आपको गिरफ्तार करके आपके ऊपर दहशतगर्दी और आतंकवाद से जुड़े हुए मामले को लगा देगी, और फिर अब आपके ऊपर जिम्मेदारी हो गई कि आप साबित कीजिए कि आप निर्दोष हैं। तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका बिल्कुल उसको सर को जमीन पे कर दिया गया और पैर को सर पे मतलब ऊपर कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो सवाल यह है कि आज सत्ता ये पार्टी सरकार में है, वो आज इसका दुरुपयोग मान लीजिए किसी और के खिलाफ कर रही है। ये भी मुमकिन है कि कोई और पार्टी आए और इसका दुरुपयोग जो है आज जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ करे। तो हमारा तो यही मानना है कि जो लोग न्याय के खिलाफ में जो लॉ के खिलाफ में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन किसी भी मतलब मासूम लोग को कभी भी बेगुनाह उसको बेगुनाह लोगों को कभी भी जेल के अंदर में न डाला जाए। अगर ऐसा डालेंगे तो लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो काफी कमजोर हो जाएंगी। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस तरह के कानून को देखकर कितना दुखी होते हैं? इसके क्या रास्ते हैं? और आपने देखा है कि पिछले 1 साल और 1.5 साल के दौरान किस तरह से पैंडेमिक में जब पूरी दुनिया गरीब लोगों को पैसे दे रही है, खाने की चीजें दे रही है, दवा का इंतजाम कर रही है, हमारी सरकार अदावत की आग में जलते हुए यूनिवर्सिटी से तलबा को छात्रों को गिरफ्तार कर रही है। एक के बाद एक केस लग रहे हैं। अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक वकील साहब मुझसे कह रहे थे जो कि काफी प्रगतिशील विचारधारा के हैं कि हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई थी, आजादी की लड़ाई थी, उसमें सिविल राइट्स जो था, नागरिकों के अधिकार जो थे, वो काफी केंद्र बिंदु में था। रॉयल्ट एक्ट को देखिए, जालियांवाला बाग को देखिए, गांधी जी का असहयोग आंदोलन देखिए। तो हमने अंग्रेजों की मुखालफत की कि देखिए आप लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन मत कीजिए। लेकिन आजादी जब हमें मिली तो हमारी सरकार हमारे ही लोगों के ऊपर इस तरह के मतलब कड़े से कड़े कानून लगा के लोगों को खामोश करना चाहती है। तो आप अगर इस पे कुछ कहना चाहते हैं तो आमिर भाई आप अपनी भी प्रतिक्रिया दीजिए। जी अभय भाई, आपकी बात को सुनते हुए मैं फिर से 20 साल पहले जो मेरी जेल में एंट्री हुई थी, 20-22 साल पहले, वो समय मेरे सामने आ गया। क्योंकि 1998 में जब मेरी जेल में एंट्री हुई तिहाड़ जेल में, तो मैंने देखा कि उसमें टाटा में सबसे ज्यादा जो संख्या मैं देख पा रहा था, हर समुदाय के लोग थे, हर धर्म के थे लगभग, लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या थी वो सिखों की थी। वो पंजाब उग्रवाद का जो समय बताया जाता है 80 के दहाके का, 1980 के आसपास का, तो लोग उसके अंदर बंद थे। और मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर जो केस लगे हैं, भले अब टाटा खत्म, क्योंकि 1995 में टाटा को खत्म कर दिया गया था पार्लियामेंट के माध्यम से, लेकिन लोग जो है टाटा के तहत उस वक्त भी जेलों में मौजूद थे। कोई 15 साल से था, कोई 20 साल से, कोई 22 साल से। तो लंबे लंबे समय के पुराने लोग मुझको मिले और उन्होंने कहा कि भले तुम्हारे पे टाटा नहीं लगा है, टाटा खत्म हो चुका है, लेकिन जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर हैं और तुमको भी लंबा समय गुजारना पड़ेगा। थोड़े कुछ समय के बाद फिर मैंने एक नया दौर देखा, कश्मीरियों का नंबर आया। फिर उसके बाद मैंने पाया कि जो आदिवासी बेल्ट के लोग हैं वो जेलों में आने शुरू हुए। कुछ सालों के बाद जो देसी मुसलमान हैं वो सिमी के नाम से आने शुरू हुए। तो ये सब जो मेरा जो पीरियड था, मैंने इसमें ये उथल पुथल आना जाना लोगों का देखा और इस नतीजे पे मैं पहुंचा कि विक्टिम कौन होता है, चाहे वो टाटा में हो, जैसे कि आपने बताया टाटा, पोटा, मकोका, यूएपीए, तो नाम अलग अलग हैं लेकिन बड़े कड़े कानून हैं और बड़े कड़े प्रावधान हैं जिसमें इंसाफ पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है किसी को। जब टाटा था तो जितना मुझको याद आ रहा है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इसका विरोध किया था और ये उस वक्त बताया गया था टाटा के
ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूह है उसके विपरीत है, और बहुत मुखालफत हुई थी, लेकिन काफी लंबे समय तक टाटा हमारे देश में लागू रहा। और आखिरकार 1995 में देश की पार्लियामेंट को, सरकार को ये महसूस हुआ कि हाँ, ये बहुत गंभीर कानून है और इसके साथ काफी दुर्व्यवहार किया गया है, इसका मिसयूज किया गया है, और उस कानून को हटाया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज कानून है यूएपीए, वो एक दिन एहसास होगा और वो वापस होगा। पर जो मैं बताना चाह रहा था, जो मेरी फीलिंग थी इन सबको देखकर, कि विक्टिम कौन हो, वो हालात और पॉलिटिक्स तय करती है मेरे हिसाब से। 1980, 85, 84 के आसपास कोई और कम्युनिटी थी आरोपी, विक्टिम, सिख कम्युनिटी। फिर उसके बाद कश्मीरी, फिर उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ आदिवासी बेल्ट, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरह के लोगों को जो है अलग तरीके से टारगेट किया गया, और सिमी के नाम से। तो अगर आप देखें विक्टिम कौन होगा, ये समय और पॉलिटिक्स ये डिसाइड करता है। समय आता रहता है, गुजरता रहता है, पॉलिटिशियन में सरकार आती है, जाती है, लेकिन कोई ना कोई ग्रुप, ऐसा नहीं है कि मुसलमान ही केवल विक्टिम है। मुसलमान जरूर आज विक्टिम है, लेकिन और भी समुदाय, चाहे दलित हो, हम देखते हैं, आदिवासी हो या गरीब हो, उसमें हर जात बरादरी के लोग आते हैं, गरीब हो, कमजोर हो। मैं इसी बात से एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो कानून की व्यवस्था है वो एक मकड़ी के जाल की तरह मैं समझता हूं। मकड़ी का जाल, जिस तरह छोटे कीट पतंगों को मकड़ी के जाल में आसानी से फंस जाता है, छोटे कीट पतंगे आप देखेंगे मकड़ी के जाल में बहुत आसानी से फंस जाते हैं, लेकिन जो शहद की और बड़ी मक्खियां होती हैं वो उस जाल को तोड़ के निकल जाती है। इसी तरह कानून का जाल, जिसमें गरीब, असहाय, अशिक्षित, कमजोर, ये 3-4 वर्ग मैंने जो जेल में देखा, 3-4 वर्ग हैं, बहुत आसानी से फंस जाते हैं। और जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जिनके पास सोर्स है, वो बहुत आसानी से इस जाल से, कानून से निकल जाते हैं। अब जेलों के अंदर आप संख्या देखेंगे, सबसे ज्यादा दलित, ओबीसी और मुसलमान, इनकी देखेंगे। अगर मुसलमानों की हम देश में देखते हैं संख्या कितनी है, तो 20% होगी, और जेलों में देखेंगे तो वो 40% है। मतलब देश में कम, जेलों में ज्यादा। और अमेरिका में देखेंगे तो यही स्थिति देखेंगे अमेरिका में भी, कि काले लोग, ब्लैक लोग अमेरिका में कम हैं और जेलों में ज्यादा हैं। तो ये हमको समझना होगा, ये मशीनरी, ये मानसिकता वो किस तरह की है कि कमजोर गरीब को बहुत ज्यादा दबाती है। मैं यहाँ पर एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिंदा मिसाल देना चाहूंगा कि एक बहुत मशहूर केस हुआ था कुछ साल पहले, हिट एंड रन का। एक महानगर, भारत के एक महानगर बॉम्बे में हिट एंड रन, एक गाड़ी आती है, कुछ लोगों के ऊपर से गुजर चलती है और वहां पर उसमें कुछ गरीबों की मौत हो जाती है। उसमें एक बहुत बड़ा स्टार जो है आरोपी होते हैं और उनको बेल दे दी जाती है, लंबा केस चलता है, डिसीजन होता है, उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। मतलब उसमें मुजरिम जज साहब उनको करार देते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिस दिन उनको सजा दी गई कोर्ट के द्वारा, उसी दिन उनको बेल दे दी गई। मैं उनको जो बेल दी गई न्यायालय के माध्यम से, वो उसके खिलाफ नहीं हूं, वो बिल्कुल ठीक है। कानून के अनुसार जो जज साहब ने महसूस किया, जो समझा, जो फैक्ट्स थे उस केस के, उस हिसाब से कानून के दायरे में बेल दे दी गई। मेरा बस सवाल यहां पर है, इसी तरह के केसों में जेलों के अंदर सैकड़ों हजारों लोग देश भर में हैं, क्या उनको भी इसी आसानी से क्या बेल मिल जाती है? कन्विक्ट होने
के सेम डे पर भी बेल दे दी जाती है। क्या मैंने तो देखा है वो ऐसा नहीं है। बेल देने से पहले भी उनको जेल में चार्जशीट फाइल होने से पहले उनको जेल में आना पड़ता है, भले उनको बेल मिल जाए, लेकिन जब कन्विक्ट होता है फिर जेल में जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट से बेल करानी पड़ती है, एक प्रोसीजर होता है। लेकिन ये केस जरा मुनफरिद था, शायद इसलिए कि उनके पास पैसा था, उनके पास बहुत अच्छा वकील था, वो अच्छा वकील अच्छे तरीके से कोर्ट में पक्ष रखा उनका, उनको रियायत कानून के दायरे में मिल गई। लेकिन ऐसे बहुत बड़ी संख्या है हमारे देश के अंदर जिनके पास पैसा नहीं है, कमजोर हैं, गरीब हैं, अशिक्षित हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं हैं, या फिर उनको मौके नहीं मिलते हैं कि उनको अच्छा वकील मिले और वो फिर अपने कोर्ट में अपने पक्ष को सही तरीके से रख पाए और रियायतें ले पाए। तो ये जो असमानता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। जी आमिर भाई, आप ही की किताब को मैं देख रहा था और आपकी बात भी मैं सुन रहा था। कुछ साल पहले ये किताब मैंने पढ़ ली थी, तो हाफिजे से बहुत सारी बातें उड़ गई थी। तो अंडरलाइन एक फैक्ट्स मुझे अभी मिला, उसमें लिखा हुआ है कि एबॉलिश द प्रिजन्स, यानी जेलों को खत्म कर दो। मुझे लगता है कि ये चीजें, ये बातें जो कॉन्टेक्स्ट है, नंदिता हस्कर जी का ये लिखा हुआ जो ये है। तो मेरे कमरे में भी एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें एक एक जुमला है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक स्लोगन है कि तुम जेल के बिना नहीं रह सकते और वे जेल में नहीं रह सकते। ये कुछ आदिवासी समाज से जुड़े हुए जो लोगों ने एक पोस्टर बनाया। तो देखिए जेल की कहानी, देखिए कि लोकतंत्र अगर सही मायने में अगर लोकतंत्र है तो इसमें जेल की क्या जरूरत है। जी, और जी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जेल का रिश्ता मुसलमानों से कोई क्या कहें उसको, चोली और दामन का रिश्ता नहीं है, जैसे आप उसको बोलते हैं नेचुरल अलायंस। कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मट्टी है तो वहीं पे फसल उगेंगे, वहीं पे आम उगेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पाएंगे कि वहां जेलों में ज्यादातर तादाद जो है वहां के स्याह फार्म, जो अश्वेत लोग हैं, जो जो जिनको हम ब्लैक बोलते हैं, वहां उनको रखा गया है। अगर आप भारत में आएंगे तो अभी उसमें मुसलमान लोग भी हैं, दलित लोग भी हैं, पिछड़े लोग भी हैं, आदिवासी लोगों की भी बड़ी ज्यादा तादाद है। और आपकी किताब में भी इस बात का जिक्र है कि आप जब जेल में गए तो आपने भी बहुत सारे सिख समुदाय से पकड़े हुए जो लोग थे उनको आपने जेल में उनको देखा, और उनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही थी उसको आपने वहां पे मुशाहिदा किया, और उसके लिए उन्होंने अपने काम भी किया। और मैं समझ सकता हूँ कि 84 में जो दंगा हुआ था और उसके बाद से जो लोगों को जेल में डाला गया था, और आप तकरीबन 1998 के बाद गए तो अभी तक बहुत सारे लोग अभी भी वहां पे जेल में होंगे। तो बहुत सारे आंकड़े भी हैं, और बार बार इस बार अखबार में बात आती भी है कि जेल में किस तरह से नुमाइंदगी जो है वो पसमंदा तबकात की और जो महकूम तबकात की है उसकी ज्यादा है। लेकिन जब बात पार्लियामेंट में होती है, जब बात उनकी यूनिवर्सिटियों में होती है, तो उनकी तादाद नहीं होती है। तो ये कोई किसी कम्युनिटीज के खिलाफ ना हम पक्ष में बोल रहे हैं, ना किसी कम्युनिटीज के खिलाफ हम बोल रहे हैं, ये इंसाफ की बात है। और आप ही की किताब में एक स्टैटिस्टिक्स है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो स्टैटिस्टिक्स है 2001 और 2012 की, उसमें बताया गया कि द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स इन प्रिजन्स ऑफ द टोटल प्रिजन पॉपुलेशन हैज बीन ऑलवेज ग्रेटर देन द शेयर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन in the country's populations. The data also shows that nearly 55% of the Muslim convicts are in the jails of 4 states: महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों मैं इसलिए कह रहा था कि इस किताबों के अंदर में इतनी ज्यादा मालूमात है और इतने दुख भरी कहानी है कि मैं इसको कह नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, समेट नहीं सकता। तकरीबन हम 40-50 मिनट हम ऑलरेडी गुजार चुके हैं। तो एक सवाल मैं ये भी एक सवाल लेना चाहूंगा कि मीडिया के हवाले से भी इस किताब में है कि आप देखिए, कभी आपने सोचा कि अगर आमिर साहब जेल में इनको गिरफ्तार कर दिया गया तो पुलिस ने इल्जाम लगाया इनके ऊपर कि ये इनके ताल्लुकात जो हैं वो गैर कानूनी लोगों से हैं, तथाकथित आतंकवादी लोगों से हैं। तो अखबार का जो रिपोर्टर है या अखबार का जो संपादक है उसको तो ये सोचना चाहिए, ऐसी खबर लिखनी चाहिए कि पुलिस ने दावा किया कि आमिर के ताल्लुकात गैर कानूनी संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आमिर का मानना है या आमिर के वकील का मानना है या आमिर के घर वालों का मानना है कि वो सब्जी खरीदने के लिए बाजार गया था और उसे जबरदस्ती पुलिस बिठा के एक तरह से अपहरण
की स्थिति में उसे जेल ले गई और ये हमारे साथ नाइंसाफी है। तो जब इस तरह से खबर आती है तो लोगों को पता चलता है कि इस मामले में दो पहलू हैं, लेकिन अखबार वाले क्या करते हैं, किसी दिन आमिर, किसी दिन किसी का नाम एजाज हो गया, किसी दिन किसी का नाम खालिद हो गया, किसी दिन मिरान हो गया, किसी दिन सफूरा हो गया, इनको पकड़ती है पुलिस तो बड़ी बड़ी हेडिंग आती है अखबार के अंदर में, फलाना दहशतगर्द, फलाना तंजीम से जुड़ा हुआ ये आदमी था। लेकिन जब वही इंसान जेल से छूट जाता है तो उसके बारे में मीडिया कुछ भी नहीं कहती, खामोशी अख्तियार कर लेती है। पता नहीं भारत जैसे लोकतंत्र में कैसे उनसे जिम्मेदारी तय की जाएगी, कैसे उनसे कहा जाएगा कि भाई आप इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप कैसे बिहेव कर सकते हैं। एक सवाल और है, जैसा कि मैंने आपसे कहा आमिर भाई कि हम ये प्रोग्राम को बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक मकसद के साथ कर रहे हैं और हमने कहा कि बेगुनाहों के को फिर से ना फंसाया जाए, कोई बेगुनाह फिर से उनकी जिंदगी खराब ना हो। तो आप ही की किताब से एक चीज मैंने जिक्र किया है, मतलब कुछ कोटेशंस मैं ले रहा हूं, इसमें लिखा गया है कि भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है अभी तक जिससे कि जो इनोसेंट लोग जो गलत तरीके से जेल में कैद हो जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, उनको मुआवजा दिया जाए, उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाई जाए। जो दर्द वो झेल चुके हैं, जो रातें उनकी स्याह हो चुकी है, उसे तो कोई दोबारा वापस नहीं ला सकता है, लेकिन जो भी उनकी बची हुई जिंदगी है उसमें वो इज्जत के साथ जिए, सुकून के साथ जिए और बाकी किसी के साथ इस तरह की गलतियां हुकूमत की तरफ से ज्यादतियां ना हो। तो इसमें कुछ कुछ चीजें आपकी किताब में है कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाए, यानी माली इमदाद दी जाए, उनको वित्तीय सहायता दी जाए, उनके लिए फ्री मेडिकल, डेंटल और मेंटल हेल्थ के लिए उनको फैसिलिटी दी जाए, साइकेट्रिस्ट के पास उनको ले जाया जाए, उनको मदद दी जाए, हाउसिंग यानी घर की मदद की जाए, उनको उनके फैमिली में और उनके इलाके में उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, प्रोफेशनल तरीके से उनको मदद की जाए। बहुत सारी चीजें हैं, लीगल असिस्टेंस दी जाए उनके, और ये भी बात है कि मॉनेटरी कंपनसेशन भी दी जाए। तो ये किताबें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए एक्सीडेंट तो किसी के साथ हो सकता है, और ये एक्सीडेंट कोई ऐसा नहीं कि नेचुरल एक्सीडेंट है कि आप चल रहे थे पेड़ गिर गया या बारिश आ गई उसमें आप भीग गए या तूफान आ गया आप डूब गए, ऐसा तो कुछ था नहीं। ये तो एक पूरा का पूरा मकसद है, आपको इस्लामोफोबिक डिस्कोर्स है, लोगों को मजहब के नाम पे बांटना है, स्टेट की सिक्योरिटीज के नाम पे आपको हथियार खरीदने हैं, जिसमें कि आमिर साहब को एक क्या कहेंगे उसको, एक फॉडर मतलब एक चारा बनाया गया, एक भट्टी में झोंक दिया गया। तो अब आपसे मैं एक मतलब आखिरी सवाल है मोटा मोटी मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर दोबारा भी आपसे हम बात करेंगे, कभी फिर आपको हम बुलाएंगे और सारे मुद्दों पे हम आपसे बात करेंगे। ये बताइए, थोड़ा ये बताइए कि बहुत ही कंक्रीट तौर पे कि जो लोग भी मान लीजिए कल मुझे ही कोई फंसा ले, कल मुझे ही कोई जेल के अंदर में डाल दे और कहे कि आपके तार जो हैं फलाना संगठन से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आमिर साहब जो कि उन्होंने इस दर्द को झेला हुआ है और आज हर्षमंदर जैसे सेकुलर और प्रोग्रेसिव लोगों के साथ, हर्षमंदर जी के साथ जुड़े हुए हैं और एक कारवां बना हुआ है, कारवाने मोहब्बत आप कह सकते हैं, इनके साथ एक काम कर रहे हैं। तो आप आम इंसान, गरीब इंसान है जिसने वकील से कभी बात नहीं की, अदालत को कभी नहीं देखा, पुलिस थाने में जाने से पहले वो कांपता है, जिसको पता नहीं है कि 100 नंबर पर डायल करने के बाद पुलिस उसके घर में आएगी मदद के लिए कि उसको गाली देगी, बगैर आप कहिए किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप लोग कैसे मदद करते हैं, आप कैसे उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, आपसे लोग कैसे राब्ता करें, इन चीजों को आप जरा बताइए। और लोग मतलब कोई भी इंसान अपने बचाव के लिए क्या करे और सेकुलर जो हमारी देश की जो संस्कृति है, जो राजनीति, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कुछ आपके जो प्रोग्राम और एजेंडे हैं इसको आप बता दीजिए। फिर मुझे लगता है इस प्रोग्राम को हम आज के लिए खत्म करेंगे, फिर आपको दोबारा बुलाएंगे। आमिर भाई। तो अभय साहब, आपके इस महत्वपूर्ण सवाल के साथ साथ जो है 2-3 सवाल और महत्वपूर्ण जो आपने बातें पॉइंट उठाए, मैं समझता हूँ उस पर भी संक्षिप्त में मैं बात करना चाहूंगा, जिसमें मीडिया का रोल के ऊपर आपने बात की है। बहुत महत्वपूर्ण है मीडिया का रोल, खासकर इस तरह के केसेस में, गंभीर आरोपों में जो लोग जाते हैं।
अक्सर देखा गया है कि मीडिया का एक वर्ग, सभी नहीं, मीडिया का एक वर्ग जब ऐसे गंभीर आरोपों में कोई व्यक्ति फंसता है तो उसके लिए जो है ब्रेकिंग न्यूज चलती हैं, 24 घंटे चलती हैं, कई कई दिन तक चलती है, सुर्खियों के साथ, बड़ी हेडिंग के साथ प्रिंट मीडिया में छपता है कि ऐसे आरोपी को ऐसे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और ये फलाना, ठीक है। लेकिन जब वही व्यक्ति लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट से बरी होकर बाहर आता है तो देखने में ये आया है कि वो जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइन सुर्खियां लगाई थी या ब्रेकिंग न्यूज दी थी, वो उस तरीके से जगह नहीं देती है अपने यहाँ जिस तरीके से आरोप लगाया गया। जब वो आरोप मुक्त होता है वो व्यक्ति, तो उस समय उस तरह की जगह उसको नहीं मिलती है जब आरोपित किया गया होता है। तो ये प्रश्न है, मीडिया बहुत अहम रोल अदा करती है। सोसाइटी, समाज, देश, दुनिया उसको सुनता है, देखता है, पढ़ता है और एब्जूम कर लेता है उनकी बातों पर। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है और अभी हालात कई लिहाज से बेहतर हैं। जब 22-23 साल पहले मेरा घटना घटी थी तो उस दौरान मीडिया के इतने ब्रांड नहीं हुआ करते थे और देखने में आता था कि जो पुलिस आरोप लगाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो हूबहू चार्जशीट वगैरह आरोप छप जाया करते थे। लेकिन हालात आज बेहतर इस हिसाब से, उस समय को मैं देखते हुए मैं कह रहा हूँ, उस समय के हिसाब से बेहतर है कि आज मीडिया का एक तबका है जो न्यूट्रल रिपोर्टिंग करता है, निष्पक्ष रिपोर्टिंग करता है। अगर वो पुलिस का वर्जन ले रहा है तो वो परिवार का वर्जन भी लेने की कोशिश करता है। वो आरोपी के वकील की भी पक्ष को रखता है। तो मेरे ख्याल से इन्हीं चीजों की इम्पोर्टेंस है और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आरोपित करते हुए जो मुकाम, जो जगह, जो अटेंशन दे रही है उस केस को, जब वो व्यक्ति, इंसान कोर्ट से आरोप मुक्त होकर, बरी होकर निकलता है तो उसको वही मुकाम, वही जगह देनी चाहिए। दूसरा था, आपने कहा, सबसे पहले आपने एक बात कही थी जो कि नंदिता हक्सन ने इस किताब में लिखा कि जेलें नहीं होनी चाहिए। वो बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं और बुद्धिजीवी हैं। पर मैं इसके अलावा मेरा मानना यह है कि जेल रिफॉर्म की भी जरूरत है। जो जेलें हैं, लेकिन जेलें तो होंगी, जहाँ समाज होगा वहां जेलें होंगी और इसका तो सैकड़ों हजारों सालों से ही समाज में जो है मुकाम रहा है, जिक्र रहा है, स्थापित रही हैं जेलें। तो जेलों का रिफॉर्म होना भी बहुत जरूरी है। उसको मानवीय तरीके से चलाना, रूल रेगुलेशन रखना, मानवीय तरीके से व्यवहार करना, वो बहुत जरूरी है। अक्सर लोग चार दीवारी के अंदर की दुनिया के बारे में सोचते समझते कम हैं, जानकारी कम रखते हैं, ध्यान कम देते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मैं खुद 14 साल चार दीवारी के अंदर रहा तो मैंने बहुत कुछ वहां से सीखा है, समझा है और सभी कुछ नहीं सीखा समझा है, लेकिन काफी कुछ सीखने समझने का मौका मिला है। मेरे को उम्र भी थी परवान चढ़ने की, उसी समय में टीन एज था तो पल पढ़ रहा था, देख रहा था, अपने आसपास सीख रहा था। तो मैंने मानवता को बहुत गहराई से समझा है वहां पर। और कई मुद्दे हैं, कई चीजें हैं जो समझने का मुझको मौका मिला। और जेल एक ऐसी जगह है कि जहां पर बड़े बड़े लीडरान का वहां पर गुजर रहा है, चाहे मार्टिन लूथर हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, या हमारे महात्मा गांधी जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, राम मनोहर लोहिया हो। एक लंबी फहरिस्त है कि जिनका वास्ता जेलों से रहा है। हमारे नॉर्थ इंडिया में एक मिसाल दी जाती है कि हर कामयाब औरत, मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ। उसको मैंने अपनी जिंदगी में काफी हद तक देखा भी है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन इस मिसाल को मैं आगे बढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि हर
कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, और हर कामयाब लीडर के पीछे जेल का हाथ होता है। आप जितने बड़े लीडर देखेंगे तो वो जेल एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ उनके लिए वहाँ की खबरें हमारे सामने नहीं पहुंचती हैं, और जो कुछ हमारे पास बाहर समाज में आती हैं जेल के अंदर की खबरें, वो बहुत छन कर आती हैं और एक वो सिस्टम के तहत आती हैं। तो यूरोप में तो मेरे को ऐसे सुनने को मिला है कि जेल रिफॉर्म के ऊपर काफी काम होता है। जेलों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके कल्याण के लिए, उसके सुधार के लिए काम करती हैं, और मैगजीन बाकायदा चलती हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान में देखने में आ रहा है कि इस तरह की जागरूकता नहीं है। तो कई जगह सुधार भी हो रहे हैं। सरकार ने कुछ जेलों में सुधार किए, ओपन जेलें भी की हैं, लेकिन उसको बढ़ाने की जरूरत है और मानवीय बनाने की जरूरत है। तो बात दूसरा सवाल जो मैं समझता था आपका था, वो आपने जिक्र किया था कि जो जेल में होते हैं और बड़े लंबे समय के बाद वो रिहा होकर आते हैं, तो उनके लिए कोई कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी नहीं है। मैं इस मामले में जरूर खुशकिस्मत अपने आप को मानता हूं कि मेरे मामले में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार ने सुमोटिव नोटिस लिया और पुलिस को नोटिस जारी किया। भारत में ऐसा पहला केस है जिसमें सुमोटिव नोटिस NHRC के माध्यम से लिया गया हो, और ये भारत में ही पहला ऐसा केस, मेरी जो जानकारी है उसके तहत ये पहला केस है कि जिसमें पुलिस विभाग के माध्यम से किसी ऐसे गंभीर आरोप में गुजारे हुए, लंबे समय तक गुजारे हुए व्यक्ति को 5 लाख का मुआवजा दिया गया। मुझको 5 लाख रुपए दिल्ली पुलिस के माध्यम से मिले हैं। ये मॉरल विक्ट्री मैं समझता हूँ। बात पैसे की नहीं, कहने को तो 5 लाख कोई कीमत, कईयों ने मुझसे कहा तो कुछ भी रकम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कोई भी रकम हो तो वो कंपनसेट तो नहीं हो सकती है। 14 साल वो गुजरे हुए नहीं लौटा सकता कोई भी रकम, लेकिन एक मरहम, जख्म के ऊपर मरहम का काम कर सकता है। एक नई शुरुआत में समझता हूँ। और मैं, क्योंकि मैं एक अकेला बेकसूर नहीं हूँ, जेलों में बहुत सारे बेकसूर लोग आज भी जेलों में हैं और रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लिए इसके लिए कोई एक पॉलिसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक जेल में गुजारते हैं समय, और कोर्ट की मोहर के बाद वो बरी होकर बाहर निकलते हैं लंबे समय के बाद, तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसके रिश्तेदार होते, आस पड़ोस उसके रिश्तेदार हों, उसका जीवन हो, उसके पेरेंट्स हो, घर हो, बिल्कुल बदल जाती है दुनिया। तो उसको नए तरीके से जीना बड़ा दुश्वारियों का सामना करना। आमतौर पे एक चीज देखी गई है कि जब हम किसी के बारे में पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं कि फला इंसान जेल से रिहा होकर आ गया, तो हम सोचते हैं हाँ चलो शुक्र है, चलो भाई जेल से रिहा होकर आ गया, अब सब ठीक हो गया। नहीं, मेरा अनुभव यह है कि जब कोई व्यक्ति, इंसान जेल से रिहा होकर आता है तो उसके लिए नए चैलेंजेस सामना करने के लिए खड़े होते हैं। एक नया दरवाजा खुलता है उसके लिए चैलेंजेस का। उसकी जिंदगी आसान या सरल नहीं होती है, तो उसको सरल करने के लिए उसके जो करीब करीब लोग हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, या सिविल सोसाइटी है या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी पड़ती है कि उसके जिंदगी को आसान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े, उनका हाथ थाम के उसको रिहेबिलिटेशन करें, उसको आगे बढ़ाएं, मदद दें। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि अभी तक ऐसी कोई हमारे सेंटर या स्टेट में कोई मैंने कानून नहीं देखा है, स्कीम पॉलिसी नहीं है कि जो निर्दोष लोग कोर्ट से बरी होकर लंबे समय के बाद या छोटे समय के बाद भी आते हैं तो उनको रिहेबिलिटेशन किया जाए। लेकिन यहाँ मैं एक बात जिक्र करना चाहूंगा जरूर, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, बहुत पुरानी पॉलिसी है। वो पॉलिसी है कि जो सरेंडर मिलिटेंट्स होते हैं, जो सरेंडर मिलिटेंट्स होते हैं, जो आतंकवादी हथियार रखते हैं, उनको उस स्कीम के तहत रिहेबिलिटेट किया जाता है। और ये बहुत अच्छा मैं मानता हूं ये स्कीम को, इस रूल को। मैं इसके पक्ष में हूं, इसका विरोधी नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई भारतीय नागरिक भटक कर हथियार उठा लेता है तो उसको समझाकर, बुझाकर
मुख्य धारा में लाना एक महत्वपूर्ण काम है और उसको रिहेबिलिटेशन करना बहुत अच्छा है। तो ये स्कीम अच्छी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि एक आत्मसमर्पण या फिर सरेंडर मिलिटेंट को रिहेबिलिटेट तो किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मशीनरी के द्वारा कोई व्यक्ति अगर निर्दोष होते हुए जेल काटता है, लंबे समय तक जेल में गुजारता है और उसका लंबे समय तक ट्रायल चलता है और कोर्ट के ट्रायल के बाद वो कोर्ट की मोहर के साथ बरी होकर बाहर आता है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की। मुझको लगता है, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से भी, इससे पहले भी मैं कई बार अपील कर चुका हूँ मुख्तलिफ फॉर्म से, कि इस तरह की पॉलिसी के लिए हमको आग्रह करना चाहिए सरकार से। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो निर्दोष लोग हैं और काफी समय के बाद जेल से बाहर आते हैं, कोर्ट की मोहर लगने के बाद, रिहा होने के बाद, तो उनको विशेषकर रिहेबिलिटेशन करे, उनको कंपनसेट करे, ताकि उनकी आगे की जिंदगी बेहतर हो, उनका परिवार की, आगे आने वाले बच्चों की जिंदगी बेहतर अपने गुजार कर सकें और एक वो मिसाल बन सके इंसानियत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। जहां तक अभय जी, आपका मुख्तसर टाइम काफी हो चुका है, मैं जिक्र आपका जो सवाल था कि ऐसा निर्दोष इंसान अगर कभी कानून के जाल में फंस जाए, तो जेल में चला जाए, तो वो क्या करे? तो मेरी जो समझ है, सबसे पहले, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल, देखिए जेल और हॉस्पिटल का काफी समानताएं हैं, आप देखें, बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहता हूं कि जेल और यूनिवर्सिटी के कैंपस की भी काफी समानता है। जो उनके पीरियड लगते हैं, सुबह उठना होता है, रैगिंग का अब तो नहीं है चलन, जेलों में भी रैगिंग होती है, सीनियर जूनियर का जो एक वो दर्जा होता है, ऐसे जेल के अंदर होता है। काफी समानताएं यूनिवर्सिटी कैंपस और जेल के अंदर की मैंने देखी है। खैर, मैं बात यहाँ पर दूसरी करने जा रहा था कि हॉस्पिटल और जेल का भी जो है काफी कुछ मिला जुला होता है। जब कोई बीमार होता है और उसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उसको वास्ता जो है सबसे पहले डॉक्टर से होता है, व्हाइट कोट। तो इसी तरह कोई अगर इंसान जाता है, कानून के जाल में फंसता है, निर्दोष है, और या कोई भी इंसान कानून के जाल में फंसता है, हमारा कानून भी उसको, संविधान भी, कानून भी अपनी सफाई और पक्ष रखने का वो अधिकार देता है, तो उसको वकील करना चाहिए। अगर बहुत गरीब है और वो वकील नहीं कर पा रहा है, तो हर स्टेट में, दिल्ली में या दूसरे राज्यों में भी देखा है, सरकार की तरफ से लीगल एड सेल हर अदालत के अंदर होता है। वहां से वो एप्लीकेशन देकर सरकारी खर्चे पर वकील ले सकता है। तो एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन देखा यह गया है कि गंभीर केसेस में, जो मेरा अनुभव जेल के अंदर रहा है पहले, कि जो गंभीर केसेस में लोग आते हैं, उनकी कहानी होती है कि वो, मैंने शुरू में कहा था इलीगल रिमांड में रहा 7 दिन। तो रिमांड में 2 तरीके के होते हैं, ये भी समझ लेना चाहिए। एक वो जो लीगल होता है, लीगल रिमांड, जो कि 24 घंटे के अंदर जब पुलिस अरेस्ट करती है और उसको कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट जो है फिर वो केस के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से सुनवाई के बाद वो फिर अलाउ करता है कि वो पुलिस कस्टडी में जाए, रिमांड पे जाए, या फिर नहीं जाए, या इतनी दिन की जाए या इतनी दिन की ना जाए, या जेसी में, जुडिशियल कस्टडी में जाए या ना जाए, कितने दिन रहना है, वो जज साहब डिसाइड करते हैं। तो एक तरह का वो रिमांड होता है जो कि अदालत के माध्यम से मिलता है, वो होता है लीगल रिमांड मेरी जबान में। और दूसरा रिमांड होता है इलीगल रिमांड, जिसके बारे में ना कोर्ट में पेश किया जाता है, काफी दिनों तक, 24 घंटे का, जो जहां तक मुझको याद आ रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी है बहुत मशहूर, डी.के. बसु की 1997 की सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है पुलिस को कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं तो आपको इन बातों का, चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कोर्ट के अंदर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, उसके परिवार वालों को बताना है, उसका वकील हो या और बहुत लंबी है वो, मेडिकल उसका करवाना है, एक लंबा है। अगर आप देखना चाहें डी.के. बसु, अगर आप गूगल महाराज की सेवा लेते हैं तो बताएगा डी.के. बसु की गाइडलाइन 1997 सुप्रीम कोर्ट का। तो मैं इलीगल रिमांड की बात कर रहा था कि गंभीर केसों में देखा गया है, लोगों की कहानी मैंने सुनी है, जो कि मेरे ऊपर भी बीती है, कि इलीगल तरीके से उनको चुपचाप उठा लिया जाता है, कई दिनों तक उनको रखा जाता है चुपचाप, और टॉर्चर, और 3rd डिग्री टॉर्चर होता है। वो ज्यादा समय जो है गंभीर होता है, क्योंकि अगर टॉर्चर के दरमियान वो इंसान मर भी जाए, उसको फेंक दिया जाए और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होती, क्योंकि कहीं वो रिकॉर्ड में नहीं, किसी भी तरह के रिकॉर्ड में, पुलिस में, थाने में, किसी स्पेशल
जगह पर, किसी एजेंसी में कहीं पर रिपोर्ट बनी है, वो तो अपहरण करके लाया गया है। तो उस दरमियान अगर ऐसा किसी के साथ खुदा नाश्ता हादसा पेश आता है कि किसी के परिवार में कोई परिवारजन का कोई सदस्य एकदम गायब हो जाए और उसका पता ना चल रहा हो, तो उसको फौरन पुलिस में एफआईआर कटवानी चाहिए और कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए। इस तरह से गुमशुद हो चुका है। दूसरा ये कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी टेलीग्राम करना चाहिए, अपने एक कॉपी हाईकोर्ट, जो जिस स्टेट के हाईकोर्ट को, उसको चीफ जस्टिस को भेजना चाहिए, और एक कॉपी सीएम को भेजी चाहिए, एक जो है गवर्नर साहब पे या फिर राष्ट्रपति को एक कॉपी उसकी भेजनी चाहिए, और वो कागज संभाल के रखना चाहिए। ये आगे जब वो व्यक्ति पता चलता है कि हाँ पुलिस ने पकड़ा है, या फिर आगे जब केस चलेगा, तो ये चीजें काम में आती जी। और भी इस तरह से कई चीजें जो कि आपको वकील के माध्यम से ही मदद मिल सकती है। जहां तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मदद दी जा रही है, तो किसी को अगर कानूनी कोई निर्दोष है और उसको कानूनी सहायता की जरूरत है, तो वो आपके माध्यम से अभय जी मुझसे संपर्क कर सकता है। मैंने अभय जी आपको अपना मेल आईडी दिया हुआ है, आप वो मेल आईडी भी जो है जिनको आप मुनासिब उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे पास भी आप मुझको केस रेफर कर सकते हैं मुझसे संपर्क करके। तो जो भी कानूनी सहायता दी जा सकती है उसके लिए हम प्रयास करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए काम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो आमिर भाई की जो किताब है, इसमें इतनी मटेरियल्स हैं, और जिस एहसासात के साथ, जिस जज्बात के साथ वो किताब लिखी गई है, वो किसी चर्चा में, किसी डिस्कशन में उसको नहीं समेटा जा सकता। एक बार फिर आप देख लीजिए इस किताब को, जिसका नाम है आपको फ्रेम्ड एज टेररिस्ट, मेरे पास भी है। और आमिर भाई कह रहे थे कि शायद ये कोई एक कवर ग्रीन कलर में छपी हुई है और एक येलो कलर में छपी, तो येलो कलर है वो लेटेस्ट है, तो आप येलो कलर वाला किताब अगर ले तो ज्यादा बेहतर है। और एक बहुत ही अच्छी बात मैं बता दूं, इनकी किताब से ही मैंने चोरी करके बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक कोर्ट में, जब ये अदालत में थे, सॉरी जेल में जब थे, तो वहां पर भी उन्होंने कैदियों के जो इंसानी हुकूक के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। हर तरह के सेक्सुअल हरासमेंट भी लोगों के साथ होते हैं, जो धार्मिक उनकी जो जज्बात होते हैं, जो आस्था होती है, उन पे भी जानबूझ के ठेस पहुंचाई जाती है, जिसका कहीं भी संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। किसी को अपने परमात्मा और उसके बीच में आने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा मकसद जेल इंतजामिया का ये होता है कि ताकि किसी तरह से उसको मेंटल टॉर्चर किया जाए। और आमिर साहब जरा देखिए कि आमिर साहब ने जेल में रहते हुए इन्होंने इग्नू से पढ़ाई की, और इग्नू से इन्होंने दाखिला लिया, और इन्होंने तालीम की अहमियत को भी समझा। और आज हर्षमंदर साहब जो हैं, देश के बड़े इंटेलेक्चुअल और बड़े सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे उनका शुमार होता है, और वो कम्युनल हार्मनी, दंगों में पीड़ित लोगों के लिए इमदाद और उनकी मदद के लिए दिनों रात काम करते हैं। दिल्ली में उनका फुल फ्लेज टीम उनकी काम कर रही है। आप आमिर भाई से अगर मिलना चाहते हैं तो मोहम्मद आमिर खान फेसबुक पे भी मौजूद हैं, और इसके अलावा आप अमन बिरादरी ट्रस्ट के जरिए भी उनको खत भेज सकते हैं, और हो सकता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका ईमेल आईडी भी मैं डाल दूंगा उसके साथ। और अभी वो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि 18 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं, उनको अगर जेल में डाल दिया जाता है मुकदमों में, तो उनके लिए हर तरह की मदद देते हैं। और कुछ कुछ आपको इशारतन मुख्तसरन उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या करना चाहिए। तो अगर तो आप लोग इस डिस्कशन को देखें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया आमिर भाई, आप इतने कम वक्फे में शॉर्ट ड्यूरेशन में हमसे बात करने के लिए आए। और मैं आपसे जब बात कर रहा था तो कुछ उससे पहले कुछ गूगल पे भी कुछ गूगल पे कुछ कुछ देख रहा था। तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक मुझे शेर मिल गया है। मैं तो उतनी पोइट्री जानता नहीं हूँ, मगर उर्दू पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो एक शेर है, मैं सोच रहा हूँ इसी के बाद इसको पढ़ दूं और ये खत्म, आज का डिस्कशन खत्म हो जाए। अगर सही तरीके से ना पढ़ूं तो माफ कीजिएगा। कुछ यूं है, देखिए, मिट नहीं सकता कभी दामने तारीख से दाग, मिट नहीं सकता कभी दामने तारीख से दाग, खून मजलूम
खूने मजलूम कभी रायगा होता ही नहीं। जो मजलूम का खून है, खूने मजलूम कभी रायगा होता ही नहीं। जो मजलूम का खून बहता है वो क्रांति के शक्ल में, वो खून जो है एक नया पौधे को जन्म देता है। और आज देखिए आमिर साहब के ऊपर जो लाठियां बरसी, जो डंडे बरसे, जो उनके साथ अजियत दी गई, उसका आप एक मुस्बत पहलू, आप एक पॉजिटिव पहलू ये देखिए कि आज आमिर साहब कई दर्जनों लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ वो मदद करने के लिए तैयार हैं। और उनकी जो टीम है वो 24 घंटे काम कर रही है। तो आमिर साहब अगर एक बार आप फिर से कुछ सेकंड के लिए आ जाएं तो बड़ी बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। तो आमिर भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो डिस्कशन है, मुझे लगता है कि वो शायद उनको लगा कि प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो ये डिस्कशन काफी अच्छा रहा। आप किताब पढ़िए, उनसे राब्ता कीजिए, और हम लोग एक बार फिर मिल के एक साथ ये जो जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ हम लोग इस कारवां में शरीक हो। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई। तो ये प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। आप लोग इसको देखिए और दिल करे तो इसे शेयर भी कीजिए। तो किसी और दिन हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, थैंक यू।